नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोनू कुमार ऑल इन वन एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे गुरुजी निखिल गुप्ता सर का ब्लैक बुक ऑफ समान जागरूकता। इसमें दोस्तों 25,000 वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल जितनी भी क्वेश्चन पूछी जाती है वो सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको करने में आप लोग को दिक्कत आ सकती है। तो घबराइएगा नहीं, इस बुक के सभी क्वेश्चन पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। और अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो हम कहेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले इस बुक को अच्छी तरह कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। तो आप देख लीजिए बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, यही बायोलॉजी, इसको हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। प्राणी जगत और विकास हम कंप्लीट कर चुके हैं अगले वीडियो में, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका और आणविक जीव विज्ञान। कोशिका और आणविक जीव विज्ञान, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम इसे कंप्लीट करने वाले कोशिका और आणविक जीव विज्ञान। तो शुरू करते हैं आगे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका और आणविक जीव विज्ञान। कोशिका और आणविक जीव विज्ञान, चलिए हम देखते हैं। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से गुणसूत्रों की जोड़े होते हैं। तो ये 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। बच्चे के लड़की होने के लिए वंशगति में मिले गुणसूत्रों की सही जोड़ा कौन सा है? तो पिता से X और माता से X जोड़े होते हैं। बच्चे की लड़की होने के लिए वंशगति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा पिता से X और माता से X होता है। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? तो XY दोनों, पुरुष के लिए उत्तरदायी XY दोनों। किसमें यौन गुणसूत्र की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है? केवल महिला में। किसमें यौन गुणसूत्रों की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है? केवल महिला में। किसके पास लैंगिक गुणसूत्र की परिपूर्ण जोड़े नहीं होते हैं? केवल पुरुष में। किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़े नहीं होते? केवल पुरुष में। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पद नाम क्या है? 44A + XO। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पद नाम क्या है? 44 + XO। बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है पिता का गुणसूत्र। तो बच्चे का लिंग निर्धारित करता है पिता का गुणसूत्र। जीन वंशानुगत इकाइयाँ किसमें स्थित है? तो ये है गुणसूत्रों में। जीन वंशानुगत इकाइयाँ किसमें स्थित है? तो गुणसूत्रों में, ध्यान दीजिएगा। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला DNA और गुणसूत्रों में डैश पाए जाते हैं DNA और प्रोटीन। गुणसूत्रों में डैश पाए जाते हैं DNA और प्रोटीन। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान के सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो मेटाफेज। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान के सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो मेटाफेज। डैश एक गुणसूत्र विकार है? डाउन सिंड्रोम। डैश एक गुणसूत्र विकार है? डाउन सिंड्रोम। पॉलीप्लोइड डैश में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? गुणसूत्रों की संख्या। पॉलीप्लोइडी में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है गुणसूत्रों की संख्या। आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका का एटम बम डैश है? लाइसोसोम। आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम है लाइसोसोम। डैश को कोशिका के शक्ति गृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। डैश को कोशिका की शक्ति कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? कार्ल वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा गढ़ा गया था? कार्ल वेंडा। एंजाइम डैश होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर प्रत्येक
उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं वह प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। डैश आँख का वह हिस्सा है जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु का छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? रेटिना। मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश के विद्युत आवेग में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो वह है रेटिना। प्रकाश किरणें आँख के सामने बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है जिसे डैश कहते हैं? कॉर्निया। प्रकाश किरणें आँख के सामने बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है जिसे डैश कहते हैं? कॉर्निया। ध्यान दीजिएगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है? प्यूपिल द्वारा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्यूपिल द्वारा। रोडेपिसिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है? आँख में। रोडेपिसिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है? आँख में। एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश की क्रिया के कारण होता है? सिलियरी मांसपेशिया के कारण। एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश की क्रिया के कारण होता है? सिलियरी मांसपेशिया के कारण। डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति का उपस्थित डैश के कारण है? कई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति डैश के कारण है? कई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। बच्चे में प्रत्येक लक्षण डैश डीएनए में प्रभावित हो सकता है? पैतृक और मातृ दोनों। पैतृक और मातृक दोनों। ध्यान दीजिएगा। डीएनए का पूर्ण रूप। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? कोडोन। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? कोडोन। प्रतिकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने की उत्प्रेरक करने वाला एंजाइम डैश है? हेलिकेस है। एचआईवी द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम मेजबान कोशिका के डीएनए में एचआईवी डीएनए की एकीकरण की अनुमति देता है? इंटीग्रेस। एचआईवी द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम मेजबान कोशिका के डीएनए में एचआईवी डीएनए के एकीकरण की अनुमति देता है? इंटीग्रेस। डीएनए का पहली बार 1869 में डैश द्वारा एक अद्वितीय मैक्रो अणु के रूप में पृथक विशेषण और मान्यता दी गई थी? फ्रेडरिक मिशेर। डीएनए परीक्षण डैश द्वारा विकसित किया गया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए परीक्षण डैश द्वारा विकसित किया गया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्यान दीजिएगा। आनुवांशिकी जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा। आनुवांशिकी जानकारी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा। प्रतिलेखन का अर्थ डैश के संश्लेषण है? डीएनए। प्रतिलेखन का अर्थ है डैश का संश्लेषण? डीएनए। आनुवांशिक जानकारी का मास्टर कॉपी डैश है? डीएनए। आनुवांशिक जानकारी का मास्टर कॉपी डीएनए। प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता जैन प्रजनन और किन त्रुटियों के कारण होता है? डीएनए और कॉपी के कारण। जीनों का एक समूह जिसकी गतिविधि एक डीएनए साइट द्वारा सम्मिलित होती है क्या कहलाती? ओपेरोइन। जीनों की एक समूह जिसकी गतिविधि एक डीएनए साइट द्वारा सम्मिलित होती है क्या कहलाती? ओपेरोन। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए में आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलेखन।
समान कोशिका में डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रहार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिलेखन। केंद्रक के बाहर डैश में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के बाहर डैश में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए में मुख्य रूप से कोशिका को डैश डीएनए में मुख्य रूप से कोशिका को डैश के संग्रहित होता है, नाभि के संग्रहित होता है। डीएनए में डैश होता है, पेंटोज शर्करा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो ये है ज्वालामंदक है डीएनए। प्राकृतिक ज्वालामंदक है डीएनए। डीएनए किसमें हाइपर क्रेमिसिटी दर्शाता है? तापन पर। डीएनए किसमें हाइपर क्रोमिसिटी दर्शाता है? तापन। डीएनए में थियामिडिन डीमर का निर्माण किसके कारण होता है? पराबैंगनी किरणों के कारण। डीएनए में थियामिडिन डीमर का निर्माण किसके कारण होता है? पराबैंगनी किरणों के कारण। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को डैश के रूप में जाना जाता है? कोशिका विज्ञान के रूप में। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को डैश के रूप में जाना जाता है? कोशिका विज्ञान के रूप में। टिश्यू कल्चर का अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो हैबरलैंड के द्वारा। टिश्यू कल्चर का अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? हैबरलैंड के द्वारा। कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो ये है जे.ई. पुरकीजे ने। ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकता की बुनियादी नियम किस सब्जी पर उनके कार्य पर आधारित है? तो मटर पर। ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकता के बुनियादी नियम जिस सब्जी पर उनके कार्य पर आधारित है? तो मटर पे। वह जीन जो अनेक प्रभाव दर्शित करता है क्या कहलाता है? प्लियोट्रोपिक। पादप कोशिका में राइबोसोम किसका स्थल होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर मौजूद डैश के कारण खुरदरे होते? राइबोसोम का कारण। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किनकी सतह पर मौजूद डैश के कारण खुरदरे होते? राइबोसोम के कारण। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। एक कोशिकीय जीव में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्य कितने सेल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो एक सेल कोशिकाओं द्वारा। मनुष्य में सामान्य रूप से डैश जोड़े ऑटोसोम होते हैं? 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। नाभि के आकार लगभग डैश होता है? 10⁻10 वर्ग मीटर होता है। नाभि के आकार लगभग होता है 10⁻10 वर्ग मीटर। कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है? 100 माइक्रोन। कोशिका के सबसे छोटा आकार कितना है जो नग्न आंखों से देखा जा सकता है? 100 माइक्रोन। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। एक ही गुण के नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों के जोड़े को डैश कहते हैं? एलील कहते हैं। एक ही गुण के नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों के जोड़े को एलील कहते हैं। कशाभिका बाल जैसी संरचना है जो किस जीव में गति के अंग के रूप में कार्य करता है? जीवाणु। जीवों की बुनियादी संरचना और कार्यात्मक इकाई डैश है? कोशिका। जीवों की बुनियादी संरचना और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन द्वारा। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन द्वारा। एक बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा बढ़ता है? कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है। एक बहुकोशिकीय जीव कैसे बढ़ता है? कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है। कोशिका में सेंट्रियोल का मौलिक कार्य क्या है? कोशिका विभाजन की शुरुआत। कोशिका में सेंट्रियोल मौलिक कार्य क्या है? कोशिका विभाजन शुरुआत।
सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन के मूल इकाई है। दिया गया कथन किस सिद्धांत के लिए है? कोशिका सिद्धांत के लिए है। कोशिका सिद्धांत के लिए सेलुलोज का मुख्य घटक है कोशिका भित्ति। सेलुलोज का मुख्य घटक है कोशिका भित्ति। डैश डैश मानव गाल की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन वह प्याज की कोशिकाओं में मौजूद होता है। कोशिका भित्ति। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? रक्त स्कंद। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? रक्त स्कंद कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने डैश में कोशिका के अवलोकन करके कोशिका की खोज की थी? कॉर्क के टुकड़े। ग्लूकोज पाइरूवेट में डैश में टूटता है? कोशिका द्रव में टूटता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में डैश में टूटता है? कोशिका द्रव में टूटता है। पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण ग्लूकोज की 3 कार्बन अणु में टूटना है, जिसे डैश कहा जाता है? पाइरूवेट कहा जाता है। गाइनेकोमास्टिया एक डैश है? पुरुषों में स्तनों का विकास है। गाइनेकोमास्टिया एक डैश है? पुरुषों में स्तनों का विकास है। जब एक जीन जोड़ी दूसरी इकाई के प्रवाह को छुपाती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? एपिस्टासिस कहा जाता है। वर्णनिकाय डैश में पाया जाता है? महिला दैहिक कोशिकाओं में। वर्णनिकाय डैश में पाया जाता है? महिला दैहिक कोशिकाओं में। थैलेसीमिया डैश का उदाहरण है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का उदाहरण है। थैलेसीमिया एक उदाहरण है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का। शब्द म्यूटेशन मुख्य रूप से डैश संबंधित करता है? आनुवंशिक त्रुटि का। जीव विज्ञान के कौन सा शाखा आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययन से संबंधित है? आनुवंशिकता। जीव विज्ञान के कौन सा शाखा आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययन से संबंधित है? तो आनुवंशिकता। कौन सा कोशिका अंगक सायकों में उत्पादों का भंडार, संशोधन और संवेष्ट के लिए जिम्मेदार है? तो गोल्गी उपकरण। ठीक है। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिसने जेनेटिक कोड को तोड़ने में मदद की थी? हरगोविंद खुराना। डैश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना ऊतकों तथा अंगों का अध्ययन है? यह है हिस्टोलॉजी। जीन डैश में जोड़े में नहीं पाया जाता है? युग्म के जोड़े में नहीं पाया जाता है जीन। अग्नाशय में कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन की उत्पादन करती है? लैंगरहैंस की दीपिका। एक यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार बाध्य अंग होते हैं जिनमें एक केंद्रक शामिल होता है जो कोशिकीय प्रक्रिया को डैश में ले जाने की अनुमति देता है? वह एकांत। जीन शब्द किसका गढ़ा है? जोहानसेन का। जीन शब्द किसका गढ़ा है? जोहानसेन का। डैश हमारी मांसपेशियों में पाइरूवेट के लैक्टिक एसिड में टूटने का कारण बन सकता है? वह है ऑक्सीजन की कमी। डैश ऑक्सीजन की कमी हमारे मांसपेशियों में पाइरूवेट के लैक्टिक एसिड में टूटने का कारण बन सकता है। युग्मन और प्रतिकर्षण डैश के 2 अवस्थाएं हैं? संलग्नता का। बाल सफेद किसके कारण होता है? एपिडर्मल कोशिका के मेलिन की हानि। किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन के मूल इकाई है? एम स्लैंड और टी श्रॉन ने। कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? जेबीएस हॉलेड जीवन की उत्पत्ति। ग्रेगर
मेंडल आनुवंशिकता के पिता, मैक्सवेल जीवन की एक बुनियादी इकाई के रूप में डीएनए, चार्ल्स डार्विन मिट्टी की उर्वरता एवं केचुआ की भूमिका इसमें है। मैक्सवेल जीवन की एक बुनियादी इकाई के रूप में डीएनए है। ध्यान दीजिएगा। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकता के नियम डैश द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, मेंडल द्वारा। आनुवंशिकता के नियम डैश द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, मेंडल द्वारा। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल। आनुवंशिकी को के जनक को के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल। एरोबिक श्वसन नहीं करते, एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें डैश नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एरोबिक श्वसन नहीं करते क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर किस साइटोप्लाज्मिक अंग के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है? वह माइटोकॉन्ड्रिया। एक जीवित कोशिका की पूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं। यह जीव द्रव। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है, इसमें कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं। यह जीव द्रव। कोशिका के किस भाग में पाइरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में टूट जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में किस भाग में पाइरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का ऊर्जा में टूट जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिका पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिका पादप और जंतु की कोशिका दोनों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया। डैश को सेल में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। डैश को सेल में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव होता है? तो केंद्रक द्रव। कोशिका के द्रव के अंदर कौन सा द्रव होता है? केंद्रक द्रव। जीन विनियम डैश के दौरान होता है? पचिटिन के दौरान। जीन विलियम डैश के दौरान होता है? पचिटिन के दौरान। एस्पार्ट्रेम एक ऐसे उत्पाद का नाम है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी स्वीटनिंग एजेंट के रूप में करते हैं। यह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो पेस्टाइटिस वर्ग के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली डैश का बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ध्यान दीजिएगा। अमीनो एसिड की संश्लेषण डैश के लिए आवश्यक है? प्रोटीन। अमीनो एसिड के संश्लेषण डैश के लिए आवश्यक है? प्रोटीन। जीवन की भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव द्रव को। जीवन के भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव द्रव को। कोशिका में पहली बार केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में पहली बार केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। हीमोफीलिया ज्यादातर किसके साथ जुड़ा हुआ है? शाही परिवार। हीमोफीलिया ज्यादातर किसके साथ जुड़ा हुआ है? शाही परिवार। कोशिका सिद्धांत के विस्तार किसने किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है? रूडोल्फ विर्ची। एलोसोम डैश होता है? लिंग गुणसूत्र। एलोसोम डैश होता है? लिंग गुणसूत्र। जब कोशिका के चारों ओर एक समान हाइपोटोनिक विलयन होता है तो कोशिका को डैश होने का संभावना होता है? एक ही आकार का होने का संभावना होता है। वे कौन सा बुनियादी इकाई है जिसमें मानव अंग बनाए जा सकते हैं?
सेमेट सेलस ने वे कौन सी बुनियादी इकाई है जिसमें मानव अंग बनाए जाते हैं? स्टेम सेलस में समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पौधे के बीच संकरण डैश है। टेस्ट संकरण है। एक बच्चे के विरासत में मिले कुल जीनों में से डैश होती है प्रत्येक माता पिता से एक समान संख्या में। रक्त प्लेटलेट्स को डैश भी कहा जाता है, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। जालीदार गर्दन किसकी विशेषता है? टर्नर सिंड्रोम का। जालीदार गर्दन किसकी विशेषता है? टर्नर सिंड्रोम का। लक्षणों की विरासत के नियमों के अनुसार प्रत्येक बच्चे में प्रत्येक विशेषता के कितने संस्करण होते हैं? 2। लक्षणों के विरासत के नियमों के अनुसार प्रत्येक बच्चे में प्रत्येक विशेषता के कितने संस्करण होंगे? 2। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार उपस्थित होते हैं? यूरेसिल। आरएनए में स्थानीय थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार उपस्थित होता है? यूरेसिल। डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है जो कुल कोशिका द्रव्यमान के 70% से अधिक होता है। यह है पानी। ध्यान दीजिएगा।